हाय गाइस, मैं दीपक वाधवा एक बार फिर आपका अपने चैनल बिहाइंड द इंडियन लॉन्ग में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और इसमें हम लोग बेसिक स्कूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर की फिलोसफीज के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली वो क्या समझते थे कि लॉ क्या है एक्चुअल में, या लॉ कहाँ से आया, या लॉ है क्या एक्चुअल में। कोई कहता है कि ये लॉ कमांड है सॉवरन की, कोई कहता है कि लॉ मोरालिटी से अदर चीज़ों से अलग है। तो ये सब चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में बता। बेसिकली हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो करेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आइए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू। गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्कूल मेजरली हमारे 4 टाइप्स के हैं। जैसे कि पहला स्कूल है हमारा एनालिटिकल स्कूल, दूसरा है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, तीसरा है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल, और चौथा है हमारा नेचुरल स्कूल। और दोस्तों इसके अलावा हमारे 2 स्कूल्स और भी हैं। वो है हमारा, एक तो है हमारा रियलिस्टिक स्कूल, और एक है हमारा फिलोसफिकल स्कूल। तो दोस्तों जो हमारे ये स्कूल्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कई लोगों का ये मानना है कि रियलिस्टिक स्कूल और सोशोलॉजिकल स्कूल कहीं ना कहीं एक ही हैं। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी है वो एक्चुअल ऑलमोस्ट सेम ही है। और नेचुरल स्कूल और रियलिस्ट और फिलोसफिकल स्कूल को कहीं ना कहीं एक माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली स्कूल्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। और कहीं ना कहीं रियलिस्टिक स्कूल जो है वो सोशोलॉजिकल स्कूल के अंडर आता है, और फिलोसफिकल स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरल स्कूल के अंडर आता है। तो बेसिकली हम जो आज स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इन 4 स्कूल्स के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रियलिस्टिक स्कूल, और यहाँ पर लिखेंगे फिलोसफिकल स्कूल। तो दोस्तों ये जो हमारे जो 4 स्कूल्स हैं यही मेजर आपके सिलेबस में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में। और अगर हम बात करें तो यही मेजर स्कूल्स हैं जिनके बारे में आपके सिलेबस में पूछा गया है। और अब जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का लास्ट टॉपिक है वो इन्हीं स्कूल्स के बारे में सब बात करता है। और ये सब स्कूल्स कवर करते ही आपका जो इस बार का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने कमेंट्स ड्रॉप बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, और हम लोग आपको उसके लिए रिप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम आपको क्लियर करेंगे। और इन केस अगर आपको नोट्स की भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। मेरा एक्चुअल में जो मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं या हमसे डिमांड कर सकते हैं, वो नंबर है 9711405291, या फिर नंबर है 9711505291। माय नेम इज दीपक वाधवा, आप सबको पता ही है। तो आप हमसे नोट्स की भी डिमांड कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हम वो क्लास दोबारा से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल स्कूल से। इसके बारे में एक्चुअल में मैं आपको अब बताऊंगा एनालिटिकल स्कूल्स में कौन कौन से फिलोसफर्स आते हैं, या उनकी वो क्या सोचते थे कि लॉ एक्चुअल में क्या है। गाइस देखिए, एनालिटिकल स्कूल पढ़ने से पहले आज हम बेसिकली सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे
कि जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअल में आपको हमने पहले भी समझाया अदर वीडियोस में कि जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली हमें ये बताता है कि जो लॉ है हमारा वो आया कहाँ से। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो फिलोसफर्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी है। तो कहीं फिलोसफर बेसिकली ये कहते हैं कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरन अथॉरिटी। कहीं लोग ये कहते हैं कि लॉ जो है वो राजा महाराजा के ज़माने से आया है। बेसिकली राजा को भगवान ने एक अथॉरिटी दी थी या भगवान ने भेजा था। जो राजा की जो कमांड होती है वो सबसे सुपीरियर कमांड होती है। जो राजा कहता है वही सही है, वो एक्चुअल में कानून बन जाता है। कुछ लोगों का ये मानना था कि बेसिकली लॉ जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनता है। तो लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बनता है। कहीं लोगों ने ये कहा कि जो लॉ है वो बेसिकली मोरालिटी से अलग है, एथिक्स से अलग है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर ने डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी दी इनके ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स थे उनके। तो बेसिकली कई लोगों के जो ओपिनियन थे वो एक जैसे थे, उनको कुछ कुछ अलग अलग स्कूल्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनको बेसिकली हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं फिलोसफर्स ने ये बोला कि जो हमारा लॉ है वो लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी। तो जो लोग इस चीज को बिलीव करते थे या जो जो फिलोसफर्स इन चीजों को बिलीव करते थे उनको एक स्कूल में डाला गया। जिन लोगों ने ये बोला कि लॉ जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बना है या सोसाइटी के लिए बना है और ना ही तो वो कोई कमांड है सॉवरन की, ना ही बिलीव करता था मोरालिटी और एथिक्स से अलग है या कुछ इस चीज में, तो उस केस में अगर वो सिर्फ सोसाइटी को कंसीडर करते थे तो वो सोशोलॉजिकल स्कूल में आया। अगर कुछ लोग ये कहते थे कि वो बिल्कुल नेचुरल नेचुरल तरीके से आया है तो भी वो सोशोलॉजिकल स्कूल में आया। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स की डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स जो थी वो अलग अलग स्कूल्स में बेसिकली देखी गई हैं। और जो लोग या जो भी फिलोसफर्स थे जिनकी थॉट्स एक जैसी थी उनको एक जैसे एक स्कूल में डाला गया। तो अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग थॉट्स थी जो हम इन स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, तो आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो आज हमारा सीपीसी है, सीआरपीसी है, हिंदू मैरिज एक्ट है, कई तरह के ऐसे एक्ट्स हैं। बट अगर हम बात करते हैं प्रीवियस टाइम की, तो उस टाइम पर ऐसे कोई एक्ट्स नहीं थे। लॉ बेसिकली मोरालिटी से देखा जाता था, कस्टम से लिया जाता था या फिर अलग अलग चीज़ों से आता था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स एक्चुअल में हमें बताते हैं कि लॉ बेसिकली कहाँ से आया या लॉ का बेसिकली अस्तित्व क्या है, ये कहाँ से आया है एग्जिस्टेंस में। तो ये आज हम स्टडी करेंगे। दोस्तों कुछ स्कॉलर्स ने एक्चुअल में ये बोला कि जो लॉ जो है वो राजा को भगवान ने भेजा, राजा ने बनाए हैं या राजा जो भी लॉ बनाता है वही सही है, वही वैलिड है और वो बेसिकली भगवान का आदेश है। तो उसको हमने नेचुरल लॉ में या नेचुरल स्कूल्स में डाला या सोशोलॉजिकल से उसको कनेक्ट किया। तो वो बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए था। तो कहीं फिलोसफर्स का या कहीं स्कॉलर्स का ये भी मानना था। कहीं स्कॉलर्स ने ये बोला कि बेसिकली लॉ जो है वो एक सॉवरन अथॉरिटी की कमांड है। और कहीं स्कॉलर्स ने ये भी बोला कि जो लॉ है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आया है या फिर वो मोरालिटी से और इन सब चीज़ों से अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे उनके डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स थे जिनको हमने बेसिकली इन स्कूल्स में स्टडी किया। गाइस बेसिकली अगर हम बात करें प्रोफेसर ऑस्टिन की, हार्ट की और कैल्सन की, तो बेसिकली ये जो फिलोसफर्स थे इनका ये मानना था कि जो लॉ है हमारा वो सुपीरियर अथॉरिटी की कमांड है या फिर लॉ जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है वो ही लॉ है। और वही एक कमांड है सुपीरियर अथॉरिटी की। अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता तो देयर शुड बी अ पनिशमेंट विच इज गिवन बाय सुपीरियर अथॉरिटी। और अगर इन केस ऑफ नॉट ओबेइंग द कमांड या फिर नॉट फॉलोइंग द कमांड। दोस्तों बेसिकली अगर हम एनालिटिकल स्कूल की बात करें तो एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है, इम्पेरेटिव स्कूल भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल की, तो एनालिटिकल स्कूल से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये बन सकता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन अथॉरिटी, प्लीज एक्सप्लेन। या फिर दूसरा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑस्टिन इन जूरिस्प्रूडेंस। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द कमांड थ्योरी। या फिर चौथा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय कैल्सन। या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्सन इन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ।
या फिर ये भी बन सकता है कि व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स गिवन बाय हार्ट इन एनालिटिकल। गाइस बेसिकली 3 स्कॉलर्स हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं एनालिटिकल स्कूल में। एक तो हमारे ऑस्टिन, दूसरा प्रोफेसर हार्ट और तीसरा कैल्सन। तो इससे रिलेटेड हम लोग बेसिकली आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्रोफेसर ऑस्टिन के बारे में। प्रोफेसर ऑस्टिन की बात करने से पहले मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कि प्रोफेसर बेंथम भी बेसिकली जो सपोर्ट करते थे वो एनालिटिकल स्कूल को सपोर्ट करते थे। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्टिन से आने वाले जो ऑस्टिन से पहले थे वो प्रोफेसर बेंथम थे, जिन्होंने बेसिकली स्कूल की नींव रखी थी या जो प्रोपाउंडर थे स्कूल के। हालांकि ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, लेकिन इस स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे, एनालिटिकल स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे, वो प्रोफेसर बेंथम थे और उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल में। पर बेंथम बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम भी ऑस्टिन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें बेंथम की, तो बेंथम ने स्कूल के बारे में बात तो करी थी, पर उन्होंने इतना इलेबोरेट नहीं किया जितना ऑस्टिन ने इस स्कूल के बारे में इलेबोरेट किया चीज़ों को और अपने व्यूज रखे। तो बेसिकली ऑस्टिन का जो है वो इसके अंदर ज़्यादा रोल है इंस्टेड ऑफ बेंथम, बट बेंथम वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द स्कूल। फिर भी एक बार प्रोफेसर ऑस्टिन के बारे में पढ़ने से पहले मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बेंथम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन में बेंथम के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया है। तो बेंथम जो थे बेसिकली वो प्रोपाउंडर थे। इनका जो एक्चुअल नाम था वो था जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। तो बेसिकली जो जेरेमी बेंथम थे वो एनालिटिकल स्कूल के प्रोपाउंडर थे और इन्होंने पेन एंड प्लेजर की थ्योरी भी दी थी। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन की थ्योरी भी दी थी इन्होंने। और इन्होंने पॉजिटिविस्ट यानी लो एज इट इज की भी शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने ही इसके बारे में बताया था, लेकिन एक्चुअली बेंथम आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे ऑस्टिन से। इनका पूरा नाम है जॉन ऑस्टिन। दोस्तों अगर हम बात करें जॉन ऑस्टिन की, तो जॉन ऑस्टिन जो थे वो इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे। तो इनको बेसिकली फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। एंड गाइस ही वाज बोर्न इन 1790। 1790 में इनका एक्चुअली बॉर्न जन्म हुआ। गाइस इनके इसके बाद एक्चुअली इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो करी और उसके बाद इन्होंने 5 साल आर्मी को भी सर्व किया। उसके बाद आर्मी को सर्व करने के बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। एंड आफ्टर ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये लॉ ग्रेजुएट हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने अपना नाम जो है बार काउंसिल में रजिस्टर करवाया और वो बार काउंसिल के मेंबर बने। इसके बाद एक्चुअल में ये इन्होंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और ये बेसिकली अपने लेक्चर्स देने लगे लॉ से रिलेटेड। गाइस इन्होंने एक्चुअल में जो यूनिवर्सिटी थी लंदन यूनिवर्सिटी में, एक्चुअली इन्होंने अपने जो बेसिकली 6 लेक्चर्स दिए थे जो कि पब्लिश हुए थे एक बुक में जिसका नाम था द प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। जब ये बुक पब्लिश हुई, ये बुक काफी फेमस हुई। गाइस बेसिकली जो मेन क्वेश्चन जो आपका आएगा
वो यही आएगा कि ऑस्टिन का लॉ के बारे में व्यू क्या है, और इनकी बुक के बारे में भी आ सकता है ये लॉ को क्या मानते थे। मैं एक्चुअली उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो एक जस्ट एक बायोग्राफी है जो हमने आपको छोटी मोटी बताई है उनकी लाइफ के बारे में, सो दैट जब भी आप किसी चीज को लिखते हो या स्टार्ट करते हो तो आपके पास एटलीस्ट एक अच्छा स्टार्ट हो लिखने के लिए। गाइस अब मेनली जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ लॉ। गाइस अब जब हम ऑस्टिन की बात करते हैं तो ऑस्टिन ने सबसे पहली बात क्या बोली कि लॉ इज अ command of sovereign which is backed by sanction. Sanction means punishment. विच मीन्स बेसिकली उनका ये मानना था कि लॉ जो है वो एक सुपीरियर अथॉरिटी की ही कमांड है, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाए। उनका ये मानना था कि लॉ बेसिकली यही है। इसमें बेसिकली जो तीन मेन चीजें आप याद रखोगे जिससे आपको डेफिनेशन याद रहेगी, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। उन्होंने एक्चुअल में दो बातें बोली कि जो लॉ है वो कमांड है सॉवरन की, और इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग द कमांड विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन, एक्चुअली जो अगर कोई नहीं उसको फॉलो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो गाइस इसी के ऊपर जो इसकी पूरी डेफिनेशन है वो एक्चुअल में घूमती है। गाइस एक्चुअली क्या है कि ऑस्टिन का ये मानना था कि लॉ जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको चार्ट के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि लॉ बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, और एक होता है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में एक्चुअल में जो लॉ जो सॉवरन अथॉरिटी बनाती है, या फिर लॉ जो भी नेचर से बनता है, या जो लॉ जो भी सोसाइटी के लिए बनता है वो होता है प्रॉपर लॉ, और एक होता है लॉ इम्प्रॉपर सो कॉल्ड। इम्प्रॉपर लॉ मतलब जैसे कि आपका जैसे साइंस में लॉ होते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन लॉ, इस टाइप के लॉ जो एक्चुअल में लॉ नहीं है बट उनको नाम लॉ का दिया गया है, तो वो इम्प्रॉपर लॉ होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर लॉ की और इम्प्रॉपर लॉ की, तो जो प्रॉपर लॉ है वो भी एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। लॉ मेड बाय ह्यूमन, और ये हो गया लॉ मेड बाय गॉड। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लॉ मेड बाय ह्यूमन, तो इसको भी बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी लॉ मेड बाय सॉवरन अथॉरिटी, लॉ नॉट मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। ठीक है दोस्तों, अगर हम अब इस चार्ट को पूरा समझें तो बेसिकली ऑस्टिन का ये कहना था कि लॉ जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला तो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, और दूसरा होता है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड वो होता है जो बेसिकली प्रॉपर तरह का लॉ होता है, जिसको लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं। और एक होता है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो बेसिकली किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रॉपर लॉ नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको लॉ बोलते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, या फिर जो न्यूटन के तीन लॉस थे उनके बारे में, जो बेसिकली साइंस से रिलेटेड होते हैं, जो एक्चुअल में लॉ नहीं होते बट उनको नाम लॉ का दिया गया है।
और अगर हम बात करते हैं लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड की भी बेसिकली दो कैटेगराइजेशन की गई है, जिसमें पहला इन्होंने बताया कि लॉ मेड बाय ह्यूमन बीइंग और लॉ मेड बाय गॉड। तो पहला जो था वो लॉ मेड बाय ह्यूमन, जो इंसान ने बनाया है, और दूसरा जो भगवान ने मेड बाय गॉड एक्चुअल में वो होता है जो बाय नेचर होता है, जो जैसे अर्थक्वेक आ बेसिकली नेचुरली डेवलप हुई हैं, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज कि इसके बाद लॉ मेड बाय ह्यूमन के अंदर भी बेसिकली दो कैटेगराइजेशन है, जिसमें पहला हमारा है लॉ मेड बाय सॉवरन अथॉरिटी या फिर पॉलिटिकल सुपीरियर, जो किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने लॉ बनाया है और जिसको लोग फॉलो करते हैं डेडिकेटेडली। और एक होता है लॉ नॉट मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, जैसे कि एक ओनर और सर्वेंट की बात हम करते हैं। अगर एक घर का मालिक जो है वो अपने सर्वेंट के लिए, या फिर एक कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए रूल बनाता है, वो किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल सुपीरियर की कमांड नहीं है, तो वो बेसिकली नो लॉ नॉट मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। बेसिकली ये हमारा चार्ट है जो हमें लॉ के बारे में बताता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। तो गाय तो गाइस अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, तो लॉ मेड बाय जो सुपीरियर अथॉरिटी है या फिर पॉलिटिकल सुपीरियर के थ्रू जो लॉ बनाया जाता है, उसने एक्चुअल में इसको लॉ माना है। तो ऑस्टिन ने बोला कि एक्चुअल में यही लॉ है, बाकी जो सब हैं वो एक्चुअल में लॉ नहीं है। ये एक्चुअल में लॉ नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो लॉ जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाया है, वो सॉवरन की कमांड है, उन्होंने एक्चुअल में इसको लॉ माना है। ऑस्टिन थे जिन्होंने एक्चुअल में ये कंसेप्ट दिया कि लॉ जो है वो एक्चुअल में कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी है, एंड इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग द कमांड देयर शुड बी अ सैंक्शन और पनिशमेंट की। तो इस डेफिनेशन के ऊपर या इसके इन कंसेप्ट के या ऑस्टिन के इन कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली इनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कई स्कॉलर्स ने इनको क्रिटिसाइज। तो गाइस एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको जो बेसिकली ऑस्टिन का कंसेप्ट है लॉ से रिलेटेड, वो आपको समझ आया या नहीं समझ में आया, और अगर उसमें कुछ कमी है या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि गाइस प्लीज़ आप मुझे अपने सजेशंस दीजिए, सो दैट मैं आपके लिए जो वीडियोस बनाता हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होनी चाहिए। अगर मेरी बनाई हुई वीडियोस आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो मेरा वीडियोस बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो ज़रूर दीजिएगा कि हम लोग इन चीज़ों में क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो इनको मिला वो मिला हिस्टोरिकल स्कूल से। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने कस्टम्स को इग्नोर किया। इन्होंने ये कहा कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी के अंदर इन्होंने सिर्फ सॉवरन को एक अथॉरिटी माना और इन्होंने कस्टम्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे पुराने ज़माने में जो बेसिकली लॉज थे वो लोग रिलीजियसली फॉलो करते थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोग रेगुलर फॉलो करते थे और वही लॉ बन जाती थी, तो लोग उसको जब फॉलो करते थे तो वो बेसिकली कस्टम्स में बन जाता था, और कस्टम्स कहीं ना कहीं लॉ का रूप ले लेते थे। तो उस कंडीशन में बेसिकली कस्टम्स जो थे वो हमारा लॉ बनाने में काफी इफेक्टिव रोल प्ले करते थे। और तो अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल स्कूल ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया, और उनको ये बोला गया कि बेसिकली ऑस्टिन ने अपनी इस डेफिनेशन में कस्टम्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो गाइस इसमें एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने ये भी बोला कि ऑस्टिन की इस डेफिनेशन में इसने स्ट्रेट अवे ये बात बोली कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी। बेसिकली इन्होंने कस्टम्स को स्ट्रेट अवे इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें कस्टम्स की, तो कस्टम्स तो बेसिकली बहुत पुराने टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं, या कहीं जगहों पर कुछ कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से फॉलो किए जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने कस्टम्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो अगर ये लॉ और उसके थ्रू भी बेसिकली लॉ बनते हैं, तो इन दैट केस दिस डेफिनेशन इज रिजेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल। गाइस अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इसका जज मेड लॉ इग्नोर्ड। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जज मेड लॉ एक्चुअली इन्होंने इग्नोर किया। इनका ये क्रिटिक्स का ये कहना था कि एक्चुअल में जो ऑस्टिन है इन्होंने अपनी डेफिनेशन में स्ट्रेट अवे ये बोला कि दैट द लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी। लेकिन जो जज मेड लॉ हैं वो भी तो एक्चुअल में इन्होंने इग्नोर कर दिए, क्योंकि जो हम प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं
या जो जज हैं या जो जज हैं जो कोर्ट में बेसिकली डिसीजंस देते हैं, या वो जो प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हैं या फिर फॉलो किए जाते हैं, उनके दिए हुए जो जो डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट्स का काम करते हैं, जो कि आगे अदर केसेस में रेफरेंस के तौर पे फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली वो भी तो अपने आप में एक लॉ है, क्योंकि उनका दिया हुआ डिसीजन जो होता है वो भी लॉ का रूप ले लेता है, तो बेसिकली वो भी तो एक लॉ है। तो उन्होंने उस केस में जजमेंट लॉ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। कहीं क्रिटिक्स ने इस केस में भी इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया और काफी क्रिटिसाइज किया। तो ऑस्टिन ने बेसिकली यही बोला कि लॉ बस वही है जो एक्चुअल में कमांड है, सोवरेन अथॉरिटी। तो गाइस बेसिकली जो तीसरा पॉइंट है वो है वोल्केजिस्ट, इग्नोर्ड। वोल्केजिस्ट का बेसिकली मतलब होता है, वॉल्क मीन्स पीपल और जिस्ट मीन विल, और अगर हम वोल्केजिस्ट की बात करें तो विल ऑफ पीपल। तो बेसिकली इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में विल ऑफ पीपल को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि कहीं क्रिटिक्स का ये कहना था कि बेसिकली जो समाज में लॉ आता है या लॉ बनता है वो विल ऑफ पीपल के लिए, बेसिकली पीपल की विल के लिए बनता है या पीपल की विल से बनता है, सोसाइटी के लिए बनता है। बट उस केस में इन्होंने वोल्केजिस्ट का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इन्होंने ये बोला कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी, दैट्स इट। तो उस केस में वोल्केजिस्ट तो इन्होंने थ्योरी तो बेसिकली वोल्केजिस्ट का कंसेप्ट तो इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, विल ऑफ पीपल तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दी इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर। गाइस ये जो वोल्केजिस का कंसेप्ट था ये बेसिकली प्रोफेसर सेविग्नी ने दिया था, और उनका ये मानना था कि जो हमारा लॉ बनता है वो विल ऑफ पीपल के थ्रू बनता है, क्योंकि बेसिकली जो लॉ बनता है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनता है और विल ऑफ पीपल से बनता है। तो उस केस में सेविग्नी ने या फिर अदर क्रिटिक्स ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया ये बोल करके कि वोल्केजिस्ट तो बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी, और इन्होंने कहीं पर पीपल को और उनकी विल को कहीं पर भी कहीं कुछ दर्शाया नहीं। और उस केस में इन्होंने एक स्ट्रेट अवे एक डेफिनेशन दी, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी एंड इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग द कमांड इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। उसके बाद गाइस जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है लॉ कन्फिगरिंग कन्फिगरिंग द प्रिविलेजेस। इसका मतलब है लो कॉन्फ़िगरिंग द प्रिविलेजेस का मीन्स ये होता है कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी। तो बेसिकली लॉ वही होगा जो बेसिकली सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो कमांड देगी और लोग उसको फॉलो करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक अधिकार मिला है कि राइट टू इक्वालिटी, अगर मेरा राइट टू इक्वालिटी ब्रेक होता है तो इन दैट केस कोई सॉवरन मुझे आके नहीं बोलेगा कि मेरा राइट टू इक्वालिटी ब्रेक हुआ है और ये मेरी कमांड है और मुझे इसको फॉलो करना है। मैं खुद जा करके ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो राइट टू इक्वालिटी है वो ब्रेक हुआ है, और उस केस में ये कोई कमांड नहीं है सॉवरन की, ये मेरी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे राइट्स का वायलेशन होता है तो इन केस में इन दैट केस मुझे खुद बात करनी है, मुझे किसी कमांड के लिए नहीं वेट करना है, या सॉवरन की कोई कमांड नहीं है इसमें इन्वॉल्व। तो इसका मतलब एक्चुअल में मैं आपको ये समझाऊं कि कहीं लॉज ऐसे होते हैं जो बेसिकली कमांड के जरिए नहीं दिए जाते हैं। वो कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो लोगों को प्रिविलेजेस देते हैं, तो लोग जो हैं वो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। उस केस में कोई प्रेशर की कोई कमांड की जरूरत होती ही नहीं है। तो बेसिकली इस चीज के ऊपर इस ऑस्टिन एक्चुअल में इस चीज के ऊपर ऑस्टिन के कंसेप्ट को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो गाइस इसके बाद हमारा जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था, इसके अंदर ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इंटरनेशनल लॉ को बेसिकली ऑस्टिन ने तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। ही ट्रीटेड इंटरनेशनल लॉ एज इंटरनेशनल मोरालिटी।
ऑस्टिन ने एक्चुअल में ये बोला जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक्चुअल में इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं, वो इंटरनेशनल मोरालिटी है। और इस चीज़ के ऊपर लोगों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया, और लोगों ने इस चीज़ को स्ट्रेट अवे ये बात बोला कि इंटरनेशनल लॉ को आप ये कैसे कह सकते हो कि इंटरनेशनल मोरालिटी है। तो लोगों के अनुसार या फिर क्रिटिक्स के अनुसार हम ये कहें तो उन्होंने ये बोला इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक्चुअल में एक लॉ है जिसको सारी की सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल मोरालिटी इज द सेम। और उस केस में इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर कर दिया अपनी डेफिनेशन में, और लोगों ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया। तो इसका एक्चुअल में जो 6 पॉइंट है वो है सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ओबेइंग द लॉ। तो बेसिकली कहीं क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि जो सैंक्शंस हैं या फिर जो पनिशमेंट्स हैं वो हर कंडीशन में नेसेसरी नहीं होती हैं। अगर हमारी कोई कमांड को या फिर सुपीरियर अथॉरिटी की कमांड को कोई वायलेट करता है तो कहीं कहीं चीजें होती हैं जहां पर सैंक्शंस जरूरी होते हैं, बट हर जगह जरूरी नहीं होता है। कहीं लोग रिलीजियसली भी चीजों को फॉलो करते हैं, तो उस केस में सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी। इस कंडीशन पर भी, इस पॉइंट पर भी कहीं क्रिटिक्स ने इस इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। लोगों ने बेसिकली ये बोला कि सैंक्शंस ही एक ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आप लॉ फॉलो करा सकते हो, कहीं लोग ऐसे भी हैं जो बिना सैंक्शंस के भी लॉ को फॉलो करते हैं। तो इन दैट केस ये जो पॉइंट है कि विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन, ये डेफिनेशन में एक्चुअल में फिट नहीं होता है, क्योंकि लोग बिना सैंक्शंस के भी सुपीरियर अथॉरिटी की कमांड्स को फॉलो करते हैं और रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो इन दैट केस सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ओबेइंग द लॉ। गाइस अगर हम रिव्यू देखते हैं, एक ओवर रिव्यू भी ले लेते हैं जिसमें हम लोग बेसिकली ये बताएंगे जो हमने पहले पढ़ाया ऑस्टिन क्या थे। ऑस्टिन बेसिकली इनको फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है क्योंकि ये इंग्लिश जूरिस्ट थे, और इनका जन्म जो है वो 1971 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद में इन्होंने आर्मी को 5 साल सर्व किया। आर्मी को 5 साल सर्व करने के बाद में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और लॉ से रिलेटेड लॉ लॉ ग्रेजुएट हुए। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने अपना नाम जो है वो बार काउंसिल में एनरोल किया। उसके बाद में इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया जिसमें इन्होंने 6 लेक्चर्स दिया था, जिससे रिलेटेड उनकी एक जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था। और 6 लेक्चर से रिलेटेड जो इनके लेक्चर्स थे वो एक बुक में पब्लिश हुए थे जिसका नाम था द प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो है दैट द लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग द कमांड। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया उससे रिलेटेड इन्होंने लॉ को समझाया कि बेसिकली लॉ जो होता है वो 2 टाइप का होता है, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड वो होता है जो बेसिकली प्रॉपर तरीके का लॉ होता है, और इम्प्रॉपरली लॉ वो होते हैं जो साइंस में बेसिकली देखे जाते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन लॉ, लॉ ऑफ फिजिक्स वगैरह। ये सब लॉज होते हैं जो एक्चुअल में लॉ नहीं होते हैं बट उनको नाम दिया गया है लॉ का। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में भी बेसिकली 2 टाइप के लॉज होते हैं, लॉ मेड बाय ह्यूमन, लॉ मेड बाय गॉड। लॉ मेड बाय ह्यूमन में जो बेसिकली वो लॉज जो इंसान ने बनाए हैं, और दूसरे वो लॉज जो बेसिकली गॉड ने बनाए हैं, जो नेचुरल लॉज हैं, जो नेचुरल तरीके से बने हैं। और अगर हम बात करते हैं लॉ मेड बाय ह्यूमन की, तो ये भी बेसिकली 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया। इसमें लॉ मेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी और लॉ नॉट मेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। लॉ मेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी में वो जो सॉवरन अथॉरिटी की कमांड है जिसके बारे में एक्चुअल में उन्होंने अपने डेफिनेशन के बारे में बोला। लेकिन जो लॉ नॉट मेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी है उसमें बेसिकली जो एक प्राइवेट लॉज होते हैं, जैसे कि जो एक मालिक है वो अपने सर्वेंट के लिए बनाता है, जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाता है, वो बेसिकली कोई सुपीरियर अथॉरिटी की कमांड नहीं होती है, सॉवरन अथॉरिटी की कमांड नहीं होती है, या किसी पॉलिटिकल सुपीरियर की कमांड नहीं होती है, बट फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं, और इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग द कमांड वहां पर कोई पनिशमेंट या सैंक्शंस नहीं होते हैं। तो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो
लॉ मेड बाय सॉवरन अथॉरिटी है वही एक्चुअल में लॉ है, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग वही लॉ है। बट ऑस्टिन की डेफिनेशन को कहीं लोगों ने, कहीं स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया, कहीं स्कूल्स ने क्रिटिसाइज किया, जिसमें उसकी क्रिटिसिज्म में सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि उन्होंने अपने डेफिनेशन में कस्टम्स को इग्नोर कर दिया। दूसरा, उनका जो क्रिटिक था, जो क्रिटिसिज्म था, उसमें सेकंड पॉइंट ये था कि उन्होंने अपने डेफिनेशन में जज मेड लॉ को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो हमारे कहीं लॉज होते हैं आज के टाइम पर या पहले भी होते थे कि बेसिकली जज जो भी डिसीजन देते थे तो उनको ही एज अ लॉ ट्रीट किया जाता था, अदर केसेस में एज अ प्रेसिडेंट वो काम करते थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही उस चीज को इग्नोर कर दिया। थर्ड पॉइंट में उन्होंने वोल्केजिस कंसेप्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जो हमारे स्कॉलर सेविग्नी थे, उनका ये कहना था कि बेसिकली जो हमारा लॉ होता है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए बनता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लोगों की विल से बनता है। और वोल्केजिस का कंसेप्ट ये कहता है कि जो बेसिकली विल ऑफ पीपल है, उसकी मतलब लोगों की इच्छा से ही एक्चुअल में लॉ बनता है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। बट इन्होंने इस कंसेप्ट को तो अपने डेफिनेशन में बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। एंड द फोर्थ पॉइंट वो जो था कि लॉ कॉन्फिगरिंग द प्रिविलेजेस, जैसे कि कहीं लोग जो हैं वो लॉ को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, किसी कमांड की जरूरत नहीं होती है या किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, लोग उसको अपना रिलीजन समझ के फॉलो करते हैं, एथिकली उसको फॉलो करते हैं, बट उसमें किसी पॉलिटिकल सुपीरियर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों को उससे कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं तो इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं। तो इन दैट केस ये जो क्रिटिक्स था, ये भी इनकी डेफिनेशन को सूट नहीं किया, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इंटरनेशनल लॉ इग्नोर्ड। तो बेसिकली जो हमारे ऑस्टिन थे, इन्होंने ये अपने डेफिनेशन में कहीं पर भी इंटरनेशनल लॉ का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, और इन्होंने ये भी बोला था कि ही ट्रीटेड इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल मोरालिटी इज सेम। लेकिन कई लोगों ने इनको इग्नोर किया, क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये भी, कई लोगों ने इनकी डेफिनेशन को बेसिकली ये बोला कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर किया और क्रिटिसाइज किया। इनको ये भी बोला गया कि इंटरनेशनल लॉ भी एक्चुअल में अपने आप में लॉ है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं। तो इन दैट केस आप ये कैसे कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ को एक्चुअल में इंटरनेशनल मोरालिटी है। तो उनका जो क्रिटिसिज्म का जो लास्ट पॉइंट है वो ये भी है कि दैट द सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ओबेइंग द लॉ। कहीं लोग जो हैं वो बिना किसी हार्डकोर प्रेशर में या फिर रिलीजियसली विदाउट एनी प्रेशर अपनी चीजों को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं। तो इन दैट केस सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी इन केस ऑफ आप अपने लॉ को या अपने चीजों को मनवाना चाहो लोगों से, तो इन दैट केस सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी। लोग कुछ चीजों को अपनी जिम्मेवारी समझ के भी फॉलो करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं ऑस्टिन के कंसेप्ट की, तो बेसिकली जो मैंने आपको अभी सारा समझाया, ये सारा का सारा हमारा ऑस्टिन का कंसेप्ट है जो हमने अभी क्लियर किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज ये अटेम्प्ट कीजिएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन के कंसेप्ट की, तो ये बेसिकली हमारा ऑस्टिन का कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे गाइस, अगर अब हम एनालिटिकल स्कूल में दूसरे स्कॉलर की बात करते हैं, तो सेकंड जो हमारे हैं वो हैं कैल्सन। कैल्सन जो हमारे स्कॉलर हैं, इन्होंने बेसिकली इनका जो जन्म है वो वियना में, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कैल्सन का जन्म वियना में, ऑस्ट्रिया में हुआ था। गाइस, इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस द ऑस्ट्रिया स्कूल या डिस्कस द वियना स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और उसके अंदर हम ये समझ जाएंगे कि हमें बेसिकली कैल्सन के बारे में बताना है या कैल्सन के थॉट्स बताने हैं लॉ से रिलेटेड। या फिर ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि डिस्कस द नॉर्मेटिव स्कूल। गाइस, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैल्सन की, तो कैल्सन ने नॉर्मेटिव थ्योरी का भी कंसेप्ट दिया था। तो इस केस में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव स्कूल। गाइस, कैल्सन का जो जन्म था वो ही वाज बोर्न इन 1881, ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। ये वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, वियना और ऑस्ट्रिया में। और इन्होंने एक्चुअली एक थ्योरी दी जिसका नाम था
प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसमें इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो लॉ है वो लॉ दैट द लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सोशल साइंसेस, या जो लॉ है प्योरली एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक सेपरेट चीज है। लॉ बेसिकली सेपरेट है अदर सोशल साइंसेस से। और गाइस अगर प्योर थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या वियना स्कूल के बारे में आ जाए, या फिर डायरेक्ट कैल्सन के बारे में आ जाए, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कैल्सन के बारे में ही बताना है कि बेसिकली इनके थॉट्स क्या थे लॉ से रिलेटेड या लॉ के बारे में। गाइस जो कैल्सन है इन्होंने बेसिकली ऑस्टिन को या फिर बाकी सब स्कॉलर्स को इनके जो व्यूज थे उनको इग्नोर किया, और इन्होंने अपनी एक सेपरेट थ्योरी दी जिसका नाम था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसमें इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो हमारा लॉ है इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सोशल साइंसेस। गाइस इनका बेसिकली ये कहना था कि हमें लॉ की स्कोप को बढ़ाना नहीं है, इसको अदर सोशल साइंसेस से टच कर कर, ये कह कर कि ये एक मोरालिटी से लिंक करता है, ये कस्टम से लिंक करता है, और ये चीज़ें कह करके, क्योंकि लॉ उन्होंने ये बताया कि जो बेसिकली लॉ है ये प्योरली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ना तो ये कस्टम से रिलेट करता है, ना ही ये मोरालिटी से रिलेट करता है। उन्होंने ये बोला इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि लॉ इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। इन्होंने ये बताया, ये बोला कि आप बेसिकली लॉ के स्कोप को वास्ट नहीं कर सकते इतना ये बोल करके कि लॉ जो है वो बेसिकली कस्टम से, सोशोलॉजी से और रिलीजन से रिलेट करता है। इन्होंने ये बोला कि लॉ इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। आप किसी चीज से इसको ये नहीं कह सकते कि ये अदर चीजों से रिलेट करता है। लॉ इज प्योरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अदर सोशल साइंसेस या अदर सब्जेक्ट्स लाइक कस्टम्स और ये सब चीजें, आप इनसे इनको रिलेट नहीं कर सकते। गाइस ये तो हो गया है इनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने कंसेप्ट दिया नॉर्मेटिव साइंस का, जिसमें इन्होंने बेसिकली नॉट नॉट पॉजिटिव साइंस नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव साइंस जो बेसिकली दिया था इन्होंने वो दिया था ऑस्टिन ने, और जिसमें उन्होंने ये कहा था लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी एंड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कमांड सैंक्शन शुड बी देयर, और उसके सैंक्शन मस्ट बी देयर। बट अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करें तो बेसिकली ये डिपेंड करता है और टू के थॉट पर। और टू, ओ यू जी एच टी, और टू मतलब शुड बी, व्हाट शुड बी डन। और टू मतलब इन केस, लाइक लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन अथॉरिटी, इफ वन शुड, if a one does not follow the command then he should be punished। तो और टू का मतलब होता है शुड बी। लेकिन लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्टिन की, तो इन्होंने कहा था दैट वन मस्ट बी पनिश्ड या वन मस्ट बी सैंक्शन मस्ट बी देयर। तो ये बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस में इन्होंने कंसेप्ट दिया था। इन्होंने ये कहा था कि अगर बेसिकली कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है तो, या फिर लॉ और टू के प्रोसेस पे बनना चाहिए या और टू के प्रोसेस पे था, तो उस केस में कि व्हाट शुड बी डन। ठीक है जी। गाइस ये जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे कैल्शियम के बारे में पूछा जाएगा या प्योर थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये सारे पॉइंट्स बनाओगे। मैं जस्ट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आप अपनी तरीके से उन चीजों को ड्राफ्ट कर सको या बना सको, ताकि आपके एग्जाम्स में हेल्प हो। आप इस चीज को समझना कि उन्होंने पहले तो, हम स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्ट करेंगे, कि उन्होंने पहले तो ये बताया कि लॉ इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस, फिर उसको आप एक्सप्लेन करोगे कि उन्होंने इस चीज को कैसे डिफाइन किया जैसे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद इन्होंने नॉर्मेटिव साइंस का कंसेप्ट दिया, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनका नजरिया क्या था इस चीज को देखने का, कि वो बेसिकली बिल्कुल एक चीज के ऊपर रिजिड नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि आउट टू के प्रोसेस से, कि बेसिकली हमें शुड बी के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए उन चीजों को। गाइस अगर हम बात करें कैल्सन की, तो इन्होंने जो तीसरा कंसेप्ट दिया वो दिया ग्रैंड नॉर्म का।
गाइस बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राउंड नॉर्म्स क्या होता है या इसके बारे में बताइए। अभी बेसिकली हम देखते हैं ग्राउंड नॉर्म्स क्या हैं। कैल्सन ने क्या बताया कि अगर हम बात करते हैं एक सोसाइटी की, तो एक सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं और जो लोगों को मानने पड़ते हैं, राइट। वो जो नॉर्म्स हैं वो सही है नहीं है क्या है, वो हमें पता कहाँ से चलता है, ग्रिड नॉर्म से। तो ग्रिड नॉर्म बेसिकली वो होता है कि जिसमें जितने भी ये नॉर्म्स हैं सोसाइटी में वो सारे ग्रिड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर वो ग्रिड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो बेसिकली उनको इनवैलिड बोला जाता है। तो ग्रिड नॉर्म बेसिकली क्या होता है, सोसाइटी में सबसे बड़ा नॉर्म, सबसे पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन या सबसे सुपीरियर नॉर्म जिसके अकॉर्डिंग बाकी सब नॉर्म्स को चलना पड़ता है। और जितने भी इंफीरियर नॉर्म्स हैं वो बेसिकली ग्रिड नॉर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं और अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो बेसिकली वो इनवैलिड माने जाते हैं और उस केस में उनको इनवैलिड कहा जाता है। तो ग्रिड नॉर्म का बेसिकली मतलब क्या है, सुप्रीम नॉर्म। गाइस मैं आपको जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली सबसे सुप्रीम है। तो जैसे हमारा सीपीसी है, सीआरपीसी है, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट है, या फिर इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं कोई और भी एक्ट है, तो बेसिकली ये सारे एक्ट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर नहीं काम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो बेसिकली इनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इन एक्ट्स को बनाया गया है या बेसिकली ये एक्ट्स जो आज की डेट में हैं ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और इस केस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्रीन नॉर्म समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। तो बेसिकली जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग सारे इंफीरियर्स को चलना होता है, अगर वो उसके साथ सपोर्ट में नहीं चलते हैं या उसके इनकंसिस्टेंट नहीं चलते हैं तो इन दैट केस उसको इनवैलिड बोला जाता है। और जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है या जो सुप्रीम नॉर्म होता है उसको बेसिकली ग्रुन नॉर्म बोला जाता है। अब जैसे अब जैसे हमने बताया था सीपीसी है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, या ये जो भी एक्ट्स हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, तो उस केस में जुडिशरी इन एक्ट्स को खत्म कर देगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो भी हमारे एक्ट्स बनते हैं या जो भी काम करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही तो चलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने जो अपना कंसेप्ट समझाया उसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बात बोली कि हर एक सोसाइटी में एक ग्रुन नॉर्म होता है जो सुपीरियर नॉर्म होता है और उसमें बहुत सारे जो है वो इंफीरियर नॉर्म्स होते हैं और जितने भी इंफीरियर नॉर्म्स हैं वो बेसिकली ग्रुन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं या इनकंसिस्टेंट चलते हैं और अगर वो ग्रिड नॉर्म के इनकंसिस्टेंट नहीं चलते हैं तो उनको इनवैलिड समझा जाता है। और जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो सुप्रीम नॉर्म होता है, उसको बेसिकली ग्रुड नॉर्म बोला जाता है। तो गाइस इस केस में ना कैल्सन ने ये ग्रुड नॉर्म का कंसेप्ट जो है ये बेसिकली एक डायग्राम दिया जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो टॉप है उसके ऊपर उठता है ग्रुड नॉर्म और जो हायरार्की उन्होंने बताई उसमें उन्होंने ये बताया कि ये बेसिकली इंफीरियर नॉर्म्स होते हैं। तो हर एक इंफीरियर नॉर्म अपनी जो पावर लेता है वो उससे सुपीरियर नॉर्म से लेता है। जैसे ये पावर लेगा इससे, उसके बाद ये पावर लेगा इससे, इसके बाद ये पावर लेगा इससे, और जो हमारा सुप्रीम नॉर्म होता है उसको हम बेसिकली ग्राउंड नॉर्म बोलते हैं। तो ये जो इंफीरियर नॉर्म्स होते हैं हर इंफीरियर नॉर्म जो होगा वो अपने एक हायर से जो उसका सुप्रीम होगा उससे पावर लेगा और उसके इनकंसिस्टेंट चलेगा। तो बेसिकली ये सारे नॉर्म्स जो होते हैं, जो इंफीरियर नॉर्म्स होते हैं, वो ग्रुन नॉर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं।
तो बेसिकली उन्होंने इस चीज को एक चार्ट से समझाया, एक हायरार्की को समझाया। तो उन्होंने ये बोला कि बेसिकली ग्रुन नॉर्म का जो कंसेप्ट है, जो हर एक इंफीरियर नॉर्म होता है वो अपने सुपीरियर नॉर्म से पावर लेता है अपने काम को करने के लिए और उसके इनकंसिस्टेंट चलता है। गाइस देखो, हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा ग्रुन नॉर्म्स का, इसमें हमने इंडिया के कंटेक्स्ट के साथ भी इसको कोरिलेट कर दिया, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है कि ग्रुन नॉर्म्स के कंसेप्ट को इंडिया में आप इस तरीके से कैसे आप देखते हो, तो उस केस में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो कि जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या इनकंसिस्टेंट काम नहीं करते तो जुडिशरी बेसिकली उनको इनवैलिड कर सकती है। तो हर सुपीरियर नॉर्म्स, हर इंफीरियर नॉर्म जो होता है वो अपने सुपीरियर से पावर लेता है, तो जिसको हम ग्रुन नॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जब ये कंसेप्ट आया, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप ये लिखोगे कि कैल्सन ने एक कंसेप्ट और दिया जिसमें उन्होंने ये बोला, एक चीज और बोली कैल्सन ने कि पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ नॉट डिफरेंट। इन्होंने बेसिकली एक बात बोली थी, वो ये बोला था कि जो पब्लिक लॉ में बेसिकली पब्लिक है वो भी ऊपर से पावर ले रही है ग्रीन नॉर्म से, और प्राइवेट लॉ में भी बेसिकली जो प्राइवेट लॉज है उसमें भी जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो उसको इंफीरियर्स को पावर दे रही है। तो उस केस में पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉज आर नॉट डिफरेंट। उन्होंने एक ये कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पब्लिक लॉ के अंदर भी जो लॉज पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं उसमें भी वो सुप्रीम अथॉरिटी से पावर ले रहे हैं, और जो प्राइवेट लॉज होते हैं उसमें भी जो इंफीरियर नॉर्म्स होते हैं वो सुपीरियर नॉर्म से पावर लेते हैं। और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉज आर नॉट डिफरेंट। इन्होंने बेसिकली एक चीज और बोली कि जो स्टेट और लॉ है ये बेसिकली बोथ आर सेम, क्योंकि स्टेट के लिए लॉ बनता है और लॉ से ही स्टेट बनाया जाता है, इन्होंने ये बोला। और दोनों ही बेसिकली अपनी पावर कहाँ से लेते हैं? ग्रुन नॉर्म से। बच्चों कैल्सन ने एक चीज और बोली, नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन बोथ आर सेम। उन्होंने ये बात बोली। बच्चों आपको ये तो पता है ना नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ज्यूरिस्टिक पर्सन वो होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में वो पर्सन नहीं होता है, बट वो कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में बेसिकली पर्सन होता है। जैसे कि कंपनीज हो गए, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो गई, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, ऐसी बेसिकली एंटिटीज जिनको आप सू कर सकते हो या जो आपको सू कर सकते हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी राइट और एनी ड्यूटीज और एनीथिंग एल्स, लाइक जिसके थ्रू बेसिकली आप केस फाइल कर सकते हो या जिसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हो। और नेचुरल ज्यूरिस्टिक पर्सन वो होता है, नेचुरल पर्सन वो जैसे कि आप, मैं, और उन्होंने ये बोला कि नेचुरल पर्सन की बात करें या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात करें, दोनों ही अपनी पावर्स जो हैं वो ग्रुन नॉर्म से लेते हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कंसेप्ट दिया कि नेचुरल पर्सन एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन आर द सेम। और इन्होंने गाइस ये जो बेसिक जो पॉइंट्स दिए थे जो मैंने आपको बताया एक एक करके सारे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कैल्सन ने दिए थे, और इन पॉइंट्स के ऊपर कैल्सन को भी क्रिटिसाइज किया गया। अब हम पढ़ेंगे क्या कैल्सन के क्रिटिसिज्म। सबसे पहले जो इसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा वो ये झेलना पड़ा कि लोगों ने ये कहा कि जो कंसेप्ट ऑफ ब्रून नॉर्म है इज वेग। वेग मतलब धुंधला। मतलब ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली ग्रोन नॉर्म का कंसेप्ट है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बात बोली कि आपकी बात तो चलो हम समझते हैं, ग्रोन नॉर्म होते हैं, बट ये कंसेप्ट बहुत वेग है, ये क्लियर कंसेप्ट नहीं है। अगर आप किसी को समझाने जाओगे तो ये ग्रुन नॉर्म का कंसेप्ट बहुत ज्यादा वेग है। तो ग्रुन नॉर्म की बात करते हैं तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ये बात बोली कंसेप्ट बहुत धुंधला है, क्योंकि ग्रुन नॉर्म क्या है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो स्ट्रेट अवे ये बोला गया
मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलते हैं कि भैया जो ग्रुन नॉर्म है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने प्रीएम्बल में ये लिखा गया कि पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम। तो उस केस में ग्रुन नॉर्म का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो बेसिकली वो वेग हुआ। अब कहने का मतलब ये है कि ग्रुन नॉर्म जो जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था उसको काफी वेग समझा गया, काफी वेग माना गया। अगर हम कैल्सन की थ्योरी के बारे में बात करें, अगर हम इसका क्रिटिसिज्म का सेकंड पॉइंट करते हैं, तो बेसिकली इसने भी क्या किया, कस्टम्स इग्नोर्ड। इसने भी कस्टम्स के बारे में कोई बात नहीं करी अपनी थ्योरी में, और कस्टम्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। और कस्टम्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स होते हैं। कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी लॉ को बनाने में या बनने में। तो उस केस में कस्टम्स को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। इसलिए कैल्सन ने लॉ के कस्टम्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इसने तो स्ट्रेट अवे ये बात बोल दिया कि लॉ को कस्टम से अलग करो, मोरालिटी से अलग करो, अदर सोशल साइंसेस से डिफरेंट अलग है, और उसका कोई रूल ही नहीं है। तो इन दैट केस बेसिकली इसने कस्टम्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से भी इसकी थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया। तीसरा बेसिकली इसको ये क्रिटिसिज्म देखना पड़ा जिसमें उसमें ये बोला गया कि लॉ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी। तो ये बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का कहना था कि जो बेसिकली लॉ होता है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है। अगर आप जो लॉ है उसको सोसाइटी से, सोशियोलॉजी से, या फिर एथिक्स से, मोरालिटी से, कस्टम से डिफरेंट ही मानोगे, या एक डिफरेंट सब्जेक्ट मानोगे, तो उस केस में लॉ सोसाइटी से सेपरेट कैसे हो सकता है। तो उस इस कंडीशन पे भी इसको इस पॉइंट पर भी इसकी डेफिनेशन को या इसकी थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया। गाइस अगर हम इसके क्रिटिसिज्म के फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसने बेसिकली नेचुरल लॉ को इग्नोर कर दिया। इसने बेसिकली ये बोला कि जो हमारा लॉ है वो सोसाइटी से और एथिक्स से, मोरालिटी से, कस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसने नेचुरल लॉ को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि हमारे कहीं लॉज हैं वो नेचुरली बनते हैं। उसने कहा कुछ भी नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स कुछ लॉज को नेचुरली बनाते हैं, वो उसने कहा कुछ भी नहीं है। इसने कहा कि लॉ इज प्योरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। इसने स्ट्रेट अवे क्या बोला कि लॉ जो है ग्रैंड नॉर्म। इस पॉइंट के ऊपर भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया। गाइस ये जो हमने सब पढ़ा ये था बेसिकली कैल्सन का कंसेप्ट लॉ से रिलेटेड, और उसने हमें ये सब बताया, और इसको जो जो क्रिटिसिज्म था, जो जो क्रिटिसाइज की इसको किया गया इसकी डेफिनेशन पे, इसकी थ्योरी पे, वो सब मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या आपको कोई भी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमें कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, सो दैट आपको उससे रिलेटेड नोट्स हम प्रोवाइड कर सकें या दे सकें। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। गाइस बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअल में ये लॉ का जो चैनल था इसको खोलने का पर्पज़ यही था, इसको स्टार्ट करने का पर्पज़ यही था कि बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को नहीं सपोर्ट फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और वो एजुकेशन में कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना बैकअप नहीं होता है चीज़ों के लिए। तो उस केस में मैं ये चाहता हूँ, या कहीं बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल भी होते हैं बट फिर भी बुक्स की लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको कहीं ना कहीं एक ट्यूटर की या एक समझाने वाले की ज़रूरत होती है। तो इन दैट केस मेरा ये शॉर्ट कंटेंट का या फिर वीडियोस को बनाने का सिर्फ एक ही एक रीज़न था कि कुछ बच्चे जिनको कुछ हेल्प चाहिए होती है टॉपिक्स को, पर्टिकुलरली वीडियोस को, या फिर पर्टिकुलरली किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, तो हमारा ये वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस यही है कि उनकी कुछ हेल्प हो सके और वो अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे सकें, और वो किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। तो ये काइंड ऑफ एक मॉरल
आप कह सकते हैं कि मोरालिटी के नाते या हमारे एथिक्स के नाते हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि हम लोग उन बच्चों की हेल्प कर सकें जिनको एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या फिर आप मेरी वीडियोज़ को समझ पाते हैं, जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, अगर आपको समझ में आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनकी एजुकेशन में हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच गाइज़। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली गाइज़, हमने अभी तक ऑस्टिन पढ़ लिया, हमने अभी तक कैल्सन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल में तीसरे जो हमारे स्कॉलर हैं वो हैं हार्ट। गाइस, अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट ने सिर्फ स्ट्रेट अवे ये बात बोली कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हार्ट ने ये बताया कि बेसिकली लॉ कुछ भी नहीं है, लॉ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें प्राइमरी रूल्स होते हैं और सेकेंडरी रूल्स होते हैं। गाइस देखिए, अगर एच एल ए हार्ट की बात करूं, तो एच एल ए हार्ट ने हमें ये बताया कि लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, जिसमें बेसिकली रूल्स को इन्होंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। और प्राइमरी रूल्स आर दोज रूल्स, दीज आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल्स, जो बेसिकली हमारे ऊपर ड्यूटीज बाइंड करते हैं, जैसे कि CRPC, IPC और हिंदू मैरिज एक्ट। बेसिकली ये जो हमारे एक्ट्स हैं, ये हमारे ऊपर ड्यूटीज बाइंड करते हैं हमें कुछ करने के लिए, या हमें हमारी राइट्स और ड्यूटीज को बताने के लिए। तो बेसिकली ये हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज इम्पोज करते हैं। तो ये हमारे सेट ऑफ प्राइमरी रूल्स होते हैं। और सेकेंडरी रूल्स कौन से होते हैं? बेसिकली अगर जो हमारे प्राइमरी रूल्स होते हैं, अगर इनमें कोई डिफेक्ट आता है या इनमें कुछ चेंजेस करने होते हैं या फिर इनको आगे एडजुडिकेट करना होता है, तो इन दैट केस जो हमारे सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो प्राइमरी रूल्स को करेक्ट करने के लिए यूज में आते हैं। तो प्राइमरी रूल्स आर दोज रूल्स विच आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल्स, और जैसे हमारे जो बेसिकली हमारे ऊपर ड्यूटीज इम्पोज करते हैं और जो हमें बताते हैं बेसिकली हमारी ड्यूटीज क्या हैं। और अगर प्राइमरी रूल्स के अंदर कुछ भी डिफेक्ट आता है और उसमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, तो इन दैट केस सेकेंडरी रूल्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और सेकेंडरी रूल्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी रूल्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं: रूल ऑफ चेंज, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, रूल ऑफ रिमूविंग डिफेक्ट्स। बेसिकली ये तीन तरह के रूल्स होते हैं जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं, और ये बेसिकली वो रूल्स होते हैं जब हमें प्राइमरी रूल्स में कुछ चेंज करना होता है या फिर उसमें कोई भी एडजुडिकेशन करनी होती है या चेंज करना होता है। और प्राइमरी रूल्स आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल्स, जो बेसिकली हमें हमारी ड्यूटीज, जो ड्यूटी गिविंग रूल्स होते हैं, वो बेसिकली प्राइमरी रूल्स होते हैं। तो HLA हार्ट की अगर हम बात करते हैं, HLA हार्ट की हम बात करते हैं, तो एज पर हार्ट, तो बेसिकली जो हमारा लॉ है वो सेट ऑफ रूल्स है। और इन्होंने ना तो कोई पॉजिटिव थ्योरी के बारे में बात करी और ना ही इन्होंने ये बताया कि सोशल साइंसेज और बाकी जो साइंसेज हैं वो इससे अलग होती है। नॉर्मेटिव साइंस के बारे में भी कोई बात नहीं करी। इन्होंने जस्ट ये बताया कि बेसिकली लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, और जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। तो गाइस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ HLA हार्ट इन लॉ या इन जूरिस्प्रूडेंस। इससे रिलेटेड भी आप
मतलब अपना क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। For removing rule of change रूल ऑफ रिकॉग्निशन। और बेसिकली ये जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं ये प्राइमरी रूल्स के डिफेक्ट को रिमूव करने के काम आते हैं। गाइस इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ हार्ट इन जूरिस्प्रूडेंस। तो गाइस यहाँ पर हमारा एनालिटिकल स्कूल हमारा खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे कोई नोट्स की डिमांड करते हैं तो आप हमारे नंबर पर, जो नंबर हमने दिए हैं उस पर आप व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करके आप डिमांड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी या आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियोस देखते तो हैं पर उनको लाइक नहीं करते या उनको आगे शेयर नहीं करते, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल स्कूल, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू।